रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब प्रोग्राम से ज़िंदगी सच लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और लाइव आने की वजह ये होती है ताकि आप लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। कोशिश हमारे प्रोग्राम में ये होती है कि जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड जितने भी मौज़ूआत हैं उनको आम किया जाए ताकि लोग बीमारियों से बच सकें। बचना इसलिए ज़रूरी है और इसलिए पूरी दुनिया में प्रिवेंशन या बचाव के ऊपर काम हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो पेशेंट, एक तो मरीज़ जो है, बीमार जो है, उसकी सफरिंग्स में बहुत कमी आ जाती है, उसका जो फाइनेंशियल लॉस है, उसके जो पैसे खर्च होने होते हैं उसमें बहुत कमी आ जाती है और साथ साथ जो हुकूमती सतह पर जो फैसिलिटीज़ जो लोगों को दी जा रही हैं उसमें भी हुकूमत पे भी बर्डन बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करते हैं ताकि पाकिस्तान के हर एक कोने में मुख्तलिफ बीमारियों को मुख्तलिफ ज़ावियों से डिस्कस किया जाए, उन पर बात की जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, एजुकेशन फैलाई जाए कि लोग बीमारियों से बच सकें या अगर बच नहीं भी सकते तो बीमारियों को बिल्कुल पहले मरहले पे पकड़ा जा सके और उनका ट्रीटमेंट करवाया जा सके क्योंकि इनिशियल स्टेज पे बीमारियों का ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। आज भी बड़े एक इंपॉर्टेंट मौजू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हेमाटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अज़हर शफ़ी। डॉक्टर साहब जो हैं वो शिफा इंटरनेशनल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हेमाटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ने कहा कि बात हम लोग करेंगे जी प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या हैं? खून में एक चीज़ होती है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या हैं, उनकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? क्योंकि कोविड को भी लेके और कोविड से पहले भी बहुत अक्सर लोगों के जहनों में सवाल रहते हैं कि जी प्लेटलेट्स क्या हैं, कम हो गए हैं तो कोई ख़तरनाक तो नहीं है, कितना कम होना उनका नुकसानदेह है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे हम लोग डॉक्टर साहब से। आपको कोई सवाल होता है लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं, कॉल करें 0512321200 पर। स्क्रीन पे भी आप हमारे नंबर देख लेंगे। उसके साथ साथ आप 203 वाला भी हमारा नंबर एक्टिव है, दोनों नंबर एक्टिव है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके साथ साथ सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको ज्वाइन करें, लाइक करें ताकि आप लोग जान सकें किस दिन किस हेल्थ प्रोफेशनल ने हमारे प्रोग्राम में किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। चलेंगे हम लोग डॉक्टर अज़हर शफ़ी की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई लव वाचिंग द प्रोग्राम माई सेल्फ। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स आई हैव एवर वॉच्ड। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब, आप लोग टाइम देते हैं लोगों के लिए ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों ने बिल्कुल सुना भी शायद ना हो, पता भी ना हो, लेकिन जो है हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में हर मौजू को डिस्कस करें ताकि लोगों की अवेयरनेस और एजुकेशन में जो है वो इजाफा किया जा सके। ये डॉक्टर साहब हेमाटोलॉजी की पहले थोड़ी सी फील्ड के बारे में बता दीजिएगा कि आप लोग हेमाटोलॉजिस्ट या हेमाटोलॉजी किस चीज़ को डील करती है? थैंक यू सो मच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेमाटोलॉजी या खून के अमराज बुनियादी तौर पे अगर ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में लें तो वेरी वेल डेवलप्ड स्पेशलिटी है जिसमें आप मैलिग्नेंट हेमाटोलॉजी या कैंसर से रिलेटेड हेमाटोलॉजी जिसमें ब्लड कैंसर, लिम्फोमा शामिल है, उनका इलाज है, और बीनाइन हेमाटोलॉजी जिसमें थ्रोम्बोसिस, खून का क्लॉट करना, ब्लीडिंग वगैरह ये डिसऑर्डर्स शामिल हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ सब स्पेशलिटी इतनी वेल डेवलप्ड नहीं है जिस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स या इवन NHS। ठीक है। तो यूजुअली हम एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कि हेमाटोलॉजिस्ट यूजुअली बीनाइन एज वेल एज मैलिग्नेंट दोनों कंडीशंस को ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है। हेमाटोलॉजी चैलेंजिंग इसलिए है कि हेमाटोलॉजी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वेरी गुड बैकअप। आपकी जो बैकअप इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज या जिससे तशखीस में मदद मिलती है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड हैं और लिमिटेड भी हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे फ्लो साइटोमेट्री है या कुछ जीनियाती टेस्ट हैं या मोलिकुलर हैं, तो वो उनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, दे आर कॉस्टली एज वेल। तो हाउ टू यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज विद विजडम, दैट हैज़ बीन ऑलवेज अ कंसर्न। इंटरेस्टिंग। जो डॉक्टर साहब ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं उनमें और हेमाटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है? इसमें काफ़ी फ़र्क है। एक है, हम कहते हैं सॉलिड्स, अपनी टर्मिनोलॉजी में सॉलिड्स। सो सॉलिड्स इज मेंट बाय ट्रीटिंग सॉलिड कैंसर लाइक मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, द मोस्ट कॉमन। यूजुअली जो डिवीजन है ये बहुत मार्क्ड है, जैसे UK या NHS का सिस्टम है कि जिसमें मैलिग्नेंट हेमाटोलॉजी चूँकि इन्वॉल्व्स वेरी चैलेंजिंग केसेस, ल्यूकीमिया, खून का सरतान, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एप्लास्टिक एनीमिया, क्लॉटिंग, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट डोमेन्स हैं। ठीक है, सही। और ये हेमाटोलॉजी में आ जाती हैं। ये हेमाटोलॉजी में कोई सॉलिड कोई चीज़ जैसे हम लोग मेडिकल ऑन्कोलॉजी या ट्रू सॉलिड्स, उसमें ये है कि जिन मुल्कों में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव है वहाँ पे तो उन्होंने इवन सॉलिड्स में भी दे डेडिकेट पीपल हू डू
जैसे लंग कैंसर स्पेशलिस्ट वो सिर्फ लंग से या एक आध और से डील करेंगे, बाकी से नहीं करेंगे, ताकि उसमें ट्रायल, रिसर्च, R&D में हिस्सा ले सकें। हमारे यहाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी इटसेल्फ चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास बैकअप सर्विसेज इतनी नहीं है, तो ओवरऑल सॉलिड ऑन्कोलॉजी को मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देखते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सब स्पेशलिटीज़ होती हैं अभी आपने जिक्र किया, ये भी एक थोड़ा सा हमारे लिए मतलब एक सवाल होता है कि हमारे यहाँ किसी को अगर खुदा न खासा कैंसर है तो हमारे जहन में जो चीज़ आती है कि जी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, अगर हम मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास नहीं भी जाते तो ऑन्कोलॉजिस्ट। ये सब स्पेशलिटीज़ जो है इनका क्या फ़ायदा है? जैसे अब आपकी हेमाटोलॉजी है, आप खून के कैंसर्स या जो लिक्विड कैंसर्स अगर मैं कहूँ शायद ठीक हो, उनको डील करते हैं, तो क्या फ़ायदा क्या है? क्यों हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, क्यों हम सब स्पेशलिस्ट के पास जाएं? वो तो वक्त गुजरने के साथ साथ, यानी इंटरनेट आना, वक्त गुजरने के बाद इंसान को एक बात का एहसास हो चला कि अक्ल कुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बेशक बाकी तमाम इल्म इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका कि आप अगर सब स्पेशलिटी फर्ज करें, अगर आप सब स्पेशलिटी नहीं करते, जनरल प्रैक्टिस में ही जाते हैं। दुनिया में जिन मुल्कों में मॉडल्स में GP प्रैक्टिस बहुत अच्छी, एग्जाम्पल इज NHS, UK का NHS इज एन एक्सीलेंट, GP गेट्स 5 years ऑफ ट्रेनिंग, बट उनका GP या जनरल प्रैक्टिस का बेसिक मकसद ये होता है कि आप बुनियादी तौर पे स्टेप ए सबका इलाज कर सके, मगर आपको रेड साइंस का भी पता होना चाहिए कि मसलन वजन कम हो रहा है तो कैसे इन्वेस्टिगेट करें और किसके पास भेजें, कॉज क्या है, क्या कैंसर है या डाइटिंग है या एनोरेक्सिया है। ठीक है, तो it becomes so complex कि अगर if you do not develop a subspecialty program, the care will suffer। और दूसरा ऑफ कोर्स एक्सपोजर नहीं होता। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे ये बड़ा सादा हो सकता है कि आप फलां कीमोथेरेप्यूटिक रेजीम देते हैं, मगर आप उसकी टॉक्सिसिटी उससे एक्सपोज्ड ही नहीं है, आपकी ट्रेनिंग नहीं है उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी में, तो इट वुड बिकम डिफिकल्ट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप सब स्पेशलिटीज़ और अप्रोप्रिएट रेफरल कि किसके पास जाना चाहिए। उसके लिए ऑफ कोर्स जनरल प्रैक्टिस का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि पेशेंट्स का टाइम एंड रिसोर्सेज बच सकें। दे डोंट हैव टू गो थ्रू अननेसेसरी स्पेशलिटीज़। बिल्कुल सही। हाँ, जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है कि जब तक बीमारी वो स्टेज 4 पे नहीं पहुँच चुकी होती, हम जो कंसर्न सही डॉक्टर के पास पहुँच ही नहीं पाते। उसकी मेरे ख्याल में एक और वजह भी है, विद ड्यू अपॉलॉजी, कि हमारे यहाँ अभी तक हेल्थ अवेयरनेस को बहुत कम वक्त दिया गया है। मैं अगर मीडिया का टोटल, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और ये कि डिस्पाइट ऑल द लॉजिस्टिक्स, ऑल द लिमिटेशंस, आप माशाल्लाह द चैनल हैज़ कंटिन्यूड दिस प्रोग्राम। यू रेयरली फाइंड दिस एक्सेप्ट इन BBC और द अदर ऑफ द वर्ल्ड। आप टोटल अगर डाटा कैलकुलेट करके देख लें तो हेल्थ अवेयरनेस पे कितना है परसेंटेज, बहुत कम। तो एक रीज़न प्रोबेबली ये भी है कि रेड साइंस का पब्लिक को पता नहीं होता। ऑन दी अदर साइड, जिन मुल्कों में कॉमन है, हेल्थ टॉक है, प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे पीपल नो कि अगर वेट लॉस हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही। पब्लिक अवेयरनेस नीड्स टू। ठीक है, आप कहते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस भी है। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात होगी, शुरू होगी ये रेफरल की, और ये आपने जो है फैमिली हेल्थ सिस्टम जो आपने कहा NHS का जो है बहरहाल, जिसको स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में अब लिया जाता है, थोड़ी सी ये भी बताइएगा कि डॉक्टर साहब ये जो फैमिली हेल्थ सेटअप है जो कि बड़े अच्छे तरीके से रेफ़र करता है पेशेंट्स को स्पेशलिस्ट की तरफ, सब स्पेशलिस्ट की तरफ, ये हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो पा रहा? ठीक है, हमारा फैमिली हेल्थ सिस्टम तो नहीं है, लेकिन GPs या जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो रेफ़र क्यों नहीं करते? क्या हर्डल है इसमें? ये अपने सवाल आसान भी और इंतहाई मुश्किल भी कि उसमें हमेशा ये कहते हैं कि शुड आई बी डिप्लोमेटिक और शुड आई स्पीक द होल ट्रूथ। द होल ट्रूथ इज वी डू नॉट हैव स्ट्रिक्ट मेडिको लीगल measures at all and well defined boundaries. There is always a boundary which is technically called a privilege. प्रिविलेज मीन्स कि आप एक NHS की बात कर लें कि प्रिविलेज आपको तब मिलेगी इंडोस्कोपी की कि आपने पहले फॉर एग्जांपल आई एम नॉट श्योर 200 सुपरवाइज की हों, फिर आपने इतनी की हों। That's why you develop a privilege for a particular procedure. बिल्कुल सही। डॉक्टर माजिद हम एक कॉलर वेट करें, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। जी, प्रोग्राम को शामिल करते हैं, कौन बात करें? सर कैलाश कुमार बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर कैलाश कुमार बात कर रहा हूँ, कराची से। जी सवाल पूछिएगा अपना। सर सवाल यही डॉक्टर साहब से कि मेरा बच्चा है दीपक 11 साल का। ठीक है, उसको थोड़ी खून की कमी है, वो मिट्टी वगैरह थोड़ी ज्यादा खाता है, मतलब उसकी हेमोग्लोबिन कमी है, खून की ज्यादा कमी है। सर इसको क्या दें? ये सर डॉक्टर पूछ रहा था। आप लोगों ने टेस्ट करवाया है किस तरह की खून की कमी है? कोई डॉक्टर ने बताया कि जी फलां चीज कम है या फलां ज्यादा है?
हाँ सर, ये तकरीबन हेमोग्लोबिन की कमी थी। अच्छा, हीमोग्लोबिन की कमी का बताया गया जी, वो खून ब्लड भी कम थे, कहने का मतलब तो वो अगर टेस्ट करवाया था तो उसमें ब्लड जो आम बच्चे का होता है उससे कम है। ठीक है। और बाकी बच्चा जो है वो वेट उसका ठीक है, वजन? हाँ, वेट उसका सही है सर। सही। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं सर, नहीं है ये। सही, बस खून की कमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब उस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। ये आपने जो सवाल पूछा ये बहुत कॉमन है। मुझे लगता है कि शायद मट्टी का इश्क इतना होता है कि शायद बच्चों को कुछ ज़्यादा ही होता है, तो लाखों बच्चे मट्टी खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल पॉइंट आउट किया कि पहले देखने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स हम गैस कर सकते हैं कि किस वजह से होगा। वर्म इन्फेस्टेशन, क्रॉनिक लीकिंग ऑफ ब्लड लीडिंग टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये तो है मफरूज़ा। मफरूज़े को आप किस तरह सादा सीबीसी आप करते हैं, उसके पैरामीटर्स पे देखते हैं कि खून की साख्त कैसी है, बाकी अज्जा कम है या नहीं, खून में आयरन की मिकदार कैसी है, जिसके सादा टेस्ट हैं। बिल्कुल। तो ये बुनियादी तौर पे करवाने ज़रूरी हैं। इनके करवाए बगैर वैसे, मगर आप जनरली स्पीकिंग कहें, पहला तो ये कि ऑफकोर्स माँ बाप को कुछ मेहनत की ज़रूरत है कि बच्चे को मट्टी खाने से रोक सकें। ठीक है। एक, क्योंकि मट्टी स्टरलाइज नहीं होती, उसमें काफ़ी जरासीम और कीड़े पाए जाते हैं जो कि इन्फेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, डीवर्म करने की ज़रूरत है ऑफ कोर्स टूथ टेस्ट करने के बाद। और नंबर 3, डिपेंडिंग ऑन द डेफिशिएंसी, कितना खून कम है, किस वजह से। अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो उसका यानी डेफिशिएंसी फुलफिल करने का जो तरीका है वो तो इतना मुश्किल नहीं। आयरन सप्लीमेंट या आयरन की जो दवाइयाँ वो देनी होगी, लेकिन रीज़न को जानना ज़रूरी है। वो ज़रूरी है। और प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी अगर आपको पता है, माशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह इल्म है कि बच्चा मट्टी खाता है जी, तो सबब तो आपको पता है मोस्टली, तो इस पहले सबब पे भी गौर करना ज़रूरी है। सही है, ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि जो हमारा जो रेफरल सिस्टम है, रेफरल सिस्टम में जिस तरह जहाँ लाइक जो ग्रेट मॉडल यूके NHS और कनाडा है, ठीक है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स, द बाउंड्रीज आर वेरी वेल सेट कि यू कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री कॉल्ड अ प्रिविलेज। आपकी पर्टिकुलर फील्ड में इतने अरसे की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। जनरल प्रैक्टिस के लिए भी NHS का जो है अब रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिस है, जिसके लिए बाकायदा 5 साल की तरबियत दी जाती है, कड़ी तरबियत दी जाती है, जिसमें सारी जगहों पे एक्सपोज किया जाता है। दैट इज ओनली फॉर जनरल प्रैक्टिस। अच्छा, ओनली फॉर जनरल प्रैक्टिस, जस्ट टू सी एंड पिक आउट कि आपने रेफर किसको करना है या नहीं। एंड सेकंड, आप वो काम ना करें जिसकी आपके पास प्रिविलेज नहीं है। ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ लॉ, a well-defined system, you will never do something for which you don't have a privilege because the repercussions may be very, very serious. सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट कि आपने पॉइंट था। ये मैं अक्सर डॉक्टर्स से पूछता हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में इस चीज़ को मैच्योर होना है, होना चाहिए। वो अगर हुकूमती सतह पे मैच्योर होना है उसने, या जिस सतह पर भी, उसके ऊपर कोई ना कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो जो एक शख्स सुपर स्पेशलाइजेशन, सब स्पेशलाइजेशन करके आया हुआ है और एक GP भी अगर वही ट्रीटमेंट कर रहा है तो जाहिर बात है क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में फ़र्क आएगा और बहुत सी चीज़ें, उसके रिजल्ट आउटकम में बहुत फ़र्क है। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना हमने प्रोग्राम में यहाँ पर। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर अज़हर शफ़ी की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है प्लेटलेट्स के बारे में, हम लोग बात करेंगे, खून की बीमारियों के बारे में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, और यहाँ छोटा सा प्रोग्राम में हम वक्फा लेंगे, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अज़हर शफ़ी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी खून की मुख्तलिफ बीमारियों के सिलसिले में बात चल रही है और ख़ास तौर पर प्लेटलेट्स के बारे में डॉक्टर साहब बात करना चाहेंगे। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फ़ोन नंबर आपको बताते चलूँ, 0512321200 और 0512321203। ये दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं। आपको कोई भी सवाल होता है खून की बीमारियों के सिलसिले में, खून के मुख्तलिफ कैंसर खुदा न खासा है उस सिलसिले में, तो ज़रूर कॉल करें, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, हम लोग आ जाते हैं अपने मौजू की तरफ, टाइम हमारे पास तकरीबन महदूद है। तो डॉक्टर साहब, एक तो पहले ही थोड़ा सा बताइएगा कि खून में हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, और फिर प्लेटलेट्स पे हम लोग आ जाएंगे।
जी, खून से अगर जनरली स्पीकिंग हम इस्तेलाह ने लोग समझते सिर्फ रेड ब्लड सेल, नो, इट्स लाइक 3 मेन कंपोनेंट्स, 3 सेल लाइंस मेजर, रेड हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, सुर्ख खून, खून सुर्ख, दूसरा सफ़ेद खून, वाइट सेल काउंट जिसकी अगेन देयर आर 4-5 डिफरेंट टाइप्स टू फाइट इम्यूनिटी, एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसलिए भी कहते हैं कि दे हैव नो न्यूक्लियस एंड दे लाइक लुक लाइक स्मॉल प्लेट्स। इंटरेस्टिंग, अच्छा ठीक है। तो हमारे पास जो है ये प्लेटलेट्स जो हैं ये थर्ड कैटेगरी में आ जाए। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। सर जहर डोगर बात कर रहा हूँ जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि मेरा ब्लड HB जो है ना CBC मैंने कराया है 16.4 आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इतना ब्लड जो है ना वो नहीं होता, तो आप जो है ना कुछ टेस्ट कराएं जिस JAK2 आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा बताइएगा। टेस्ट करवाएं सर EPO लेवल, अच्छा EPO लेवल और JAK2, ठीक है। और ये तकरीबन कोई 1.5 माह से टेम्परेचर भी चल रहा है, ठीक है। तो उसमें मैंने ब्लड CS कराया, वो नॉर्मल है, CBC नॉर्मल है, ठीक है। और यूरिन कल्चर और उसके बाद स्टूल कल्चर वो भी नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है उस पे कंसर्न है आपको? जी, वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप EPO लेवल और JAK2 ये करें कि ब्लड जो है ना ज्यादा बॉडी में नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा था। और इसके अलावा मैंने CBDSR और स्टूल कंप्लीट यूरिन ये भी करें, ये भी मतलब नॉर्मल है? नॉर्मल है, ठीक। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे इन साहब? जी, पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सिगरेट पीते हैं? नहीं सर, सिगरेट कभी नहीं पी सर। और आप कहाँ, आपकी रिहाइश कहाँ पे है? सर लिया में रिहाइश है। लिया में, तो ठीक है। तो जी, मैं मतलब पूछना ये चाह रहा था कि हाई एल्टीट्यूड तो नहीं है? आपने सिगरेट अभी छोड़ दी है, पहले पीते थे या बिल्कुल नहीं पिए कभी? सर मैंने कभी नहीं पी सिगरेट। अच्छा, सिगरेट नहीं पिए। आपने ये टेस्ट हीमोग्लोबिन का जो 16.5 आया, ये एक बार कराया या रिपीटेडली, यानी वक्फे से 3-4 दिन बाद भी इतना ही आया? सर ये तकरीबन कोई 1 माह में 3-4 दफा CBDSR कराया और आगा खां से कराया है जी। तो हमारे लिया में आपकी ये अल्शो इंटरनेशनल वालों की भी शॉप खुली है, अगर वहाँ से रिपीट कराना है तो ये आपका मुसलसल 16.5 या 17 के करीब आता है? नहीं सर, 17 के करीब नहीं है, 16.4 16.5। आपके प्लेटलेट्स कितने आते हैं इसमें? सर 2 लाख सेकंड सर 2 लाख है, ठीक है, मेरे ख्याल में 2,41,000। और वाइट सेल काउंट WBC जो लिखा होता है, वो WBC काउंट कितना? WBC सर मेरे में 13,200 मैंने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल। ठीक है। आपका जो बुखार था वो खत्म हो चुका है या बुखार, थकावट? और नहीं सर, बुखार सर अभी होता है, तकरीबन ये 2-2:30 बजे होता है और शाम को 6-6:30 बजे उतर जाता है, चाहे दवाई लूँ। जी, थैंक यू। तो आपके 2 सवाल के 2 कंपोनेंट्स हैं, जो एक तो मुझसे मुताल्लिक है और दूसरा जो है मोस्ट प्रॉब्ली ID से मुताल्लिक है। पहला कि क्या हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए क्या कराएं? ये 2 टेस्ट जो लिखे हैं ये एक्सपेंसिव टेस्ट हैं। एक ये भी कंसर्न है, ये JAK2 खान से और EP इरिथ्रोपोइटिन लेवल, इरिथ्रोपोइटिन लेवल सर, इरिथ्रोपोइटिन लेवल वो हार्मोन जो कि गुर्दे से निकलता है और बोन मैरो पे काम करता है, उसका लेवल। तो आपका सवाल ये कि क्या ये, मेरे जहाँ तक मैं समझा कि क्या ये करवाने की ज़रूरत है या नहीं? ठीक, दुरुस्त है सर? उन्होंने एक और टेस्ट भी लिखा है अपना FT4 और TSH। जी, ये तो थायराइड फंक्शन टेस्ट है। अच्छा, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि ये टेस्ट करवाने चाहिए या नहीं, आपका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा बॉर्डर लाइन ज़्यादा तो है और आपने कंसिस्टेंटली किया और ये एक ख़ास लेवल से ज़्यादा है, हम हीमोग्लोबिन की ज़्यादा या हेमाटोक्राइट की ज़्यादा, तो क्या ये दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं ना कि सेकेंडरी है, यानी किसी वजह से हाई एल्टीट्यूड, सिगरेट स्मोकिंग, ऑक्सीजन कम होना वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉजेज़ हैं, या हड्डी का गुदा या बोन मैरो की फैक्ट्री खुद ही ज़्यादा बना रही है? इस बुनियादी सवाल का जवाब देने के लिए ये 2 कॉम्प्लेक्स टेस्ट, जिसमें JAK2 तो म्यूटेशन टेस्ट है, JAK2 म्यूटेशन है बेसिकली, और दूसरा है इरिथ्रोपोइटिन लेवल,
ये इस बुनियादी सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या ये खुद व खुद से हड्डी का गूदा ज़्यादा बना रहा है या कोई सेकेंडरी कॉज है, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल मुनासिब टेस्ट है और आपको करवा लेने चाहिए सर। सही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर भी हमारे वेट कर रहे हैं, उनकी कॉल भी ले रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं इकराम हाशमी बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? बात यह है कि मेरी मिसेज इंसुलिन लगाती है शुगर के लिए, ठीक है, और वहाँ स्पॉट बन जाते हैं इंजेक्शन के बाद। अच्छा, जहां पर आप इंजेक्शन लगाते हैं वहां पर जख्म बन जाता है? जख्म नहीं, स्पॉट, ब्लैक या नीला स्पॉट बनता है। अच्छा ठीक है, सही है जी। अच्छा, यही आप पूछना चाह रहे हैं और कोई? हाँ नहीं, बस यही सवाल है मेरा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे कमेंट करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब से रिलेटेड तो नहीं है, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन इट। जी इकराम साहब ये बताइए कि इस टीके के अलावा क्या उन्हें बाकी जगहों पे भी खुद ब खुद नील पड़ते हैं किसी जगह, या नाक से मुंह से खुद ब खुद खून आता है? डॉक्टर साहब कॉल ड्रॉप हो गई है, आप उस अगर उस पर थोड़ा जनरली कमेंट करना चाहें। जी इसमें ये इनका ये एक क्वेश्चन या जनरली ये होना चाहिए कि इज़ दिस अ लोकल सिर्फ प्रॉब्लम है जो कि होता है बहुत। अच्छा। आप जब सबक्यूटेनियस टीका लगाते हैं, चाहे वो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट हो या इंसुलिन हो, वहाँ पे जिसकी चीज़ की ये बात कर रहे हैं, ये खून है या हीमाटोमा है थोड़ा छोटा, उसका बेसिक सबब क्या है? यानी बेसिक सबब के लिए तो वी नीड टू गेट जस्ट बेसिक कोगुलेशन प्रोफाइल विच इज़ CBC, PT, INR जस्ट। ये इकराम साहब अगर सुन रहे हैं तो अगर वो सिर्फ CBC, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR करवा ले, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसमें डिटेल्ड हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नाक से, मुंह से, किसी और जगह से कोई खून तो नहीं आता। अगर नहीं आता तो मोस्ट लाइकली इट्स अ लोकल प्रॉब्लम। अच्छा। वो आइस अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए उसके बाद से, और होपफुली ये नहीं होगा। ठीक है, सही है। ये हो सकता है कि सिर्फ वो इंजेक्शन लगाने की वजह से लोकल प्रॉब्लम हो, सही। लेकिन अगर लोकल प्रॉब्लम नहीं है तो और क्या प्रॉब्लम होता है अगर कि भाई वो कहीं भी ब्लड क्लॉट हो रहा है? ये हीमाटोमा है तो डेट इज़ ब्लीडिंग, यानी इज़ दिस अ पार्ट ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर? कि कोई लोग जिनको टेंडेंसी होती है ब्लीडिंग की, जैसे मोस्ट कॉमनली आपने मतलब जो मोस्ट कॉमनली या फेमस है हीमोफीलिया ए, जिन लोगों को खुद ब खुद से ब्लीडिंग होती है, छोटा कट लगने से ब्लीडिंग होती है और ख़त्म ही नहीं होती, डेट इज़ जेनेटिक। हीमोफीलिया ए, बी, वॉन विली ब्रांड्स डिजीज, प्लेटलेट फंक्शनल डिसऑर्डर्स, ये तो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है जिसमें तवातर से खून आता रहता है। और थोड़े से चैलेंज मीन्स आपका जैसे नोज प्रिकिंग, दांत का निकालना, प्रिक, किचन में निक लग गई, सही है, तो दैट गिव्स अ क्लू कि ये दिस हैज बीन देयर। सो हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अरसे से चल रहा है, और यूजुअली जिनमें जीनियाती कंपोनेंट है उन्हें अरसे से, सालों से चल रहा होता है। आप हिस्ट्री लेंगे, दांत निकाला था, हाँ, दांत निकालने के बाद भी खून बंद नहीं हो रहा था। अच्छा। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, दैट्स अनदर चैलेंज कि जब से वो शुरू हुए खून बंद ही नहीं होता। अच्छा। तो इसीलिए किसी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी से पहले हिस्ट्री कम्स फर्स्ट, वेरी डिटेल्ड वन। बिल्कुल, खुद क्या है और फैमिली में क्या है। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आ जाते हैं अब हमारा अपना जो हम जिस पे बात कर रहे थे प्लेटलेट्स के बारे में, आपने प्लेटलेट्स को बता दिया। क्या है डॉक्टर साहब प्लेटलेट्स, और इनकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए ब्लड में, क्यों कम होते हैं? प्लेटलेट्स का जिस्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और प्लेटलेट्स का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना खूबसूरत सिस्टम रखा है कि लाखों की शरियानें और उसमें जो खून गर्दिश कर रहा है वो बड़े तवातर से, बड़ी खूबसूरती से गर्दिश कर रहा है, क्लॉट नहीं होता। और जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, वो जो पाइप्स हैं, उसमें जो माइक्रो होल्स, छेद या होल होते हैं, वो हज़ारों लाखों रोज़ होते रहते हैं। अच्छा। उसको प्लेटलेट्स आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ के उसको सील करते हैं। आप एल्फी कह सकते हैं कि एल्फी के छोटे छोटे जर्रे जो खुद ब खुद से डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे होल, सुराख हो गया, कहाँ पे छोटा सा सुराख हो रहा है, उसको बंद कर दो। दैट इज़ अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ कि जो इतना बड़ा सर्किट है उस सारे सर्किट को बिल्कुल ठीक रखा जाए। वन, दैट इज़ प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। दूसरा ये कि जब क्लॉट बनता है किसी भी इंजरी से, जैसे खून, अब हमें चोट लगती है, कट लगता है, तो खून क्लॉट हो जाता है थोड़ी देर के बाद। क्लॉट में जो स्टेबिलिटी पैदा करता है वो प्लेटलेट प्लग है, यानी ये तो प्लेटलेट का बुनियादी फंक्शन है। यानी दिस इज, और भी हैं फंक्शन प्लेटलेट्स के, हार्मोनल फंक्शन भी हैं। ठीक है। और तादाद जनरली स्पीकिंग 150,000 टू 350,000 प्लेटलेट्स की तादाद है, मगर ये बहुत बड़ी वाइड रेंज है, दिस इज अ बिग रेंज, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। डॉक्टर साहब और कॉलर ने कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में जो है वो बहुत कम डॉक्टर है, मेरा ख्याल है 2000 या 1500 पे एक डॉक्टर है। ठीक है। क्या डॉक्टर साहब ये बता दें कि इस मेडिकल की तालीम पर ज्यादा जोर दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा
डॉक्टर पैदा किए जाए। और डॉक्टर साहब से मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, अगर स्कूल में बुनियादी एजुकेशन के हवाले से दी जाए, हर शख्स को पता हो मेडिसिन के हवाले में कुछ, तो कैसा होगा। और दूसरा प्लेटलेट्स के हवाले से मेरा सवाल है कि बहुत काबिल डॉक्टर है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, हमारे जैसे शहर में, छोटे शहरों में हॉस्पिटल कम है, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे और डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब जैसे आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, लेकिन बहरहाल आपके जो शुरू के सवाल थे वो हमने सुन लिए हैं। प्लेटलेट के बारे में भी आपका सवाल था, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। बहरहाल डॉक्टर साहब इस पर कमेंट करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में शामिल कहते हैं, कौन बात करें? हेलो, ये भाईजान मैं और मेरी बीवी लाते हैं इंसुलिन। जी जी जी। वो मेरी बीवी 30 पॉइंट लगाती है, सुबह के वक्त गोली खाती है ज़ोलट, ठीक है। वो अपना 15 वाली एक गोली और है वो खाती है, ठीक है। वो उसको 5-6 दिन के बाद ना नाक से खून आ जाता है। अच्छा, हाँ जी, ये पता करना था, कोई खतरे की बात तो नहीं? अभी सिर्फ आपकी वाइफ को सिर्फ शुगर की बीमारी है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, नहीं, ब्लड प्रेशर भी कोई इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, कोई इतना ज़्यादा नहीं, ठीक। और खुदा न खासा और कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ये कि जब वो इंसुलिन लगा रही होती हैं तो हफ्ते में एक आध बार उनको नाक से खून आ जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक, सही। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे आप इनसे? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नाक के अलावा किसी और जगह से, जैसे पखाना बिल्कुल काले रंग का आना, या मैं पूछता हूँ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, और कुछ भी नहीं है। और उनका जो हीमोग्लोबिन है वो क्या बिल्कुल ठीक है? हीमोग्लोबिन कितना है उनका, HB? ये हिमोग्लोबिन किसको कहते हैं, जरा ये बता देना मुझे। सुर्ख खून है उसका, अगर CBC कोई टेस्ट कराया आपने तो वो कितना है उनका? नहीं, मैंने कभी भी कोई टेस्ट नहीं करवाया। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। आप उनका CBC करवा लीजिए। ये जो आप कह रहे हैं बार बार नक्सीर फूटती है, इसमें 90% से ज़्यादा चांस है लोकल कॉज होने का, जिसके लिए ENT को, नाक के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है कि वो मुआयना कर सकें कि क्या क्रस्टिंग है, उधर क्या लोकल कॉज है। क्योंकि बाकी तो आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह वो बीबी को किसी जगह से कोई और खून नहीं आता, अनलाइकली है। 60 साल की उम्र है, मतलब फिरती है, उठती है, बैठती है, कोई मसला नहीं। और आप उनका CBC जो ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, CBC, ये अगर काइंडली करवा लेंगे तो ये बड़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा, ये CBC बताया आपने? CBC ब्लड कंप्लीट पिक्चर, आम जबान में ब्लड CP भी कहते हैं कुछ लोग। जी बिल्कुल। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ये ब्लड CP या ब्लड CBC दोनों नाम लिए जाते हैं। ये टेस्ट करवा लेंगे तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि जो है वो कोई खून में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन बारह डॉक्टर साहब ने कहा कि पॉसिबली लोकलाइज्ड है, यानी नाक में ही कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से। डॉक्टर साहब पिछले सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर्स की कमी है पाकिस्तान में, तो इसका सोल्यूशन आप क्या समझते हैं? मैं इसका अगर आप इजाज़त दें तो दूसरे सीक्वेंस में जवाब देना पसंद करूंगा। इनके जो सवाल का दूसरा या तीसरा जुज़ था वो शायद मुझसे डायरेक्टली प्लेटलेट का। बिल्कुल। अब क्या करें, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज वो चंद शहरों तक महदूद हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और फिर आपको सोचना पड़ता है। आगे आप सोचते हैं और दिमाग पे जोर देते हैं तो फिर कुछ एक आध जगह निकलती है। अब क्या करें, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सबके लिए कि बाकी जगहों पे माशाल्लाह हमारी जो 28 करोड़ आवाम है वो क्या करे। बिल्कुल। उसके लिए बड़ा आसान, अब दुनिया कोविड से जब बड़ा नुकसान हुआ, हमने एक बड़ा फ़ायदा भी लिया कोविड से। कहते हैं अल्लाह की हर चीज़ में मसलहत होती है। टेली मेडिसिन, जहाँ पे इंटरनेट और एक मोबाइल कैमरा काम कर सकता है वहाँ पे टेली मेडिसिन काम कर सकती है। आपकी समझते हैं बुनियादी तौर पे कि आपकी शिकायत क्या है, उसके मुतालिक आप टेली मेडिसिन की कंसल्टेशन, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कराची, इस्लामाबाद, और ये मैं अभी नाम नहीं ले सकता किसी हॉस्पिटल का, मगर आप सर्च कर सकते हैं कि वो ऑफ़र करते हैं। आप हेमाटोलॉजिस्ट जैसे जिक्र किया, हेमाटोलॉजी हो या कोई भी और फील्ड हो, आप क्योंकि टेली मेडिसिन के ज़रिए डॉक्टर देख भी सकता है, आपके जो टेस्ट कराएं उनको ईमेल के ज़रिए पहले एनालाइज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें खून से रिलेटेड जिसका आप टेली मेडिसिन के ज़रिए एक बहुत अच्छा मशवरा दे सकते हैं।
इन गांव में भी, उन जगहों में भी जहाँ पे कोई हॉस्पिटल तो क्या BHU का भी नाम नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा। टेलीमेडिसिन जो है अब शिफा में भी जो है माशाल्लाह टेलीमेडिसिन बड़ा अच्छा सेटअप शुरू किया है, और आपको किसी भी डॉक्टर से टाइम लेना हो तो यू कैन गेट द अपॉइंटमेंट बड़ा इजीली, ऐप भी है, और ये बड़ा डॉक्टर साहब ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से बड़ा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। वही आपकी बात है कि कोविड की वजह से कुछ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं, तो कुछ फ़ायदे भी हुए हैं कि जहाँ पर लोग बेचारे कहाँ से उठ के इस्लामाबाद, लाहौर या कराची आते थे, अब वो टेलीमेडिसिन के जरिए। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे अब मैं शिफा इंटरनेशनल में जैसे काम करता हूँ, तो हमारे बहुत सारे पेशेंट, हमारे भाई और बहनें अफ़गानिस्तान से आते हैं जहाँ पे कोई अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, तो हम टेलीमेडिसिन से रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल एज। और बल्कि मैं खुद कुछ पेशेंट्स जो कि बज़िद होते हैं कि हमने डॉक्टर साहब आना ही आना है 3-4 हफ्ते बाद, मैं कहता हूँ जो काम आप अपने घर में बैठ के सुकून से, जिसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड सर्विस अस्पताल में इन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, तो आप घर में बैठ के अब लैब्स भी करवा सकते हैं। आप जो अच्छी टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैं बिल्कुल आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये इसका बहुत पॉजिटिव मेरा ख्याल है फायदा होगा। डॉक्टर साहब और कॉलर ले लेते प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें? अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम असद है जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा असद साहब, क्या पूछना चाहिए? आई एम सॉरी, मेरा कोई रेलेवेंस में तो क्वेश्चन नहीं है डॉक्टर साहब से, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम होता है, साल में एक आध दफा मेरी कमर सडनली चोक हो जाती है, मतलब स्टक हो जाती है, बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। अच्छा। हिलना जुलना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आजकल भी ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, क्या उम्र है आपकी? आई एम 50। माशाल्लाह। और वेट सर बता सकेंगे अपना? वेट मेरा है तकरीबन 75-78 के बीच में। और कोई हेल्थ कंडीशन, कोई बीमारी खुदा ना खास्ता? मुझे ब्लड प्रेशर है बहुत अरसे से, उसकी मैं टैबलेट लेता हूँ, बस इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो आपको बैक का प्रॉब्लम बता रही है, किसी और भी बॉडी पार्ट में होता है? कभी कभार कभी टांग में ऐसी फीलिंग आ जाए कि जी मसल्स जो हैं वो स्पाज्म आ गया है, या बाजू में, गर्दन में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कहीं नहीं है। कभी कभार ऐसा राइट साइड से स्ट्रेन सा आता है, टांग में 2-3 दिन रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है खुद ही। और ये आपकी जो बैक है, ये लोअर बैक में होता है या आप दरमियान के हिस्से में होता है? मिडिल में है ये, मिडिल में, मतलब मैं एग्जैक्टली पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि कहाँ है ये। ठीक डॉक्टर साहब, वो उठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें। बिल्कुल सही, ठीक। हम 12 रेलिवेंट तो नहीं है, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर साहब अगर इस पर कमेंट करना चाहिए। थैंक यू जी। तो कुछ बात जी मैं ज़रूर बात, क्योंकि मतलब कुछ पुराने ज़माने की बात करें, हमने इंटरनल मेडिसिन भी प्रैक्टिस की है, मगर एज आई नो कि द प्रिविलेज आर वेल सेट। मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपको देखिए, आपको इसके लिए ये लगता तो ऐसे है कि जैसे सिर्फ हिस्ट्री से कि मसल स्पैज़म हो, ठीक है, मगर आपको किसी भी न्यूरो फिजिशियन को एटलीस्ट या अच्छे इंटरनल मेडिसिन को दिखाने की ज़रूरत है, ताकि आपके बैक का तिबी मुआयना कर सकें, जिसमें रेंज ऑफ मूवमेंट्स, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, आसाब ठीक हैं, आपके ब्लड फ्लो ठीक है, सर्कुलेशन ठीक है, यानी एक डिटेल्ड मुआयने की ज़रूरत है। उसके बाद ही, यानी इमेजिंग तो बहुत बाद में आती है, जिसमें यानी आपका MRI करवाएं ना करवाएं, और क्लिनिकली क्या है, तो मेरा ख्याल में मुआयने की ज़रूरत है। जिस तरह ये बता रहे हैं कि सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही होता है और ठीक हो जाता है, तो हिस्ट्री पॉइंट्स टूवर्ड्स स्पैज्म, मगर ये कि सीरियस कंडीशंस लाइक ए डिस्क प्रॉब्लम, डिस्क प्रोलैप्स, कोई नर्व तो नहीं इम्पेंज कर रही छोटी सी, उसके लिए डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन और किसी न्यूरो फिजिशियन को दिखाना बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल। बिल्कुल सही, ठीक। अभी खैर अगर आपको ये प्रॉब्लम चल रहा है तो बहरहाल आप टेलीमेडिसिन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन जो है बहुत से न्यूरो फिजिशियन अवेलेबल होंगे, उनसे आप डिस्कस कर लें। अगर लोकली कहीं टेस्ट करवाना है वो करवा के रिजल्ट्स आप भेज सकते हैं। मैं जो है टेलीमेडिसिन की हमेशा इसलिए बात करता हूँ अपने प्रोग्राम में कि हमारी बहुत ज़्यादा आबादी है जो है वो आउटस्कर्ट्स में रह रही है, बड़े शहरों में नहीं रह रही। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बड़े शहरों में बेचारे जो लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं ना, उनके पास ठहरने की जगह होती है और बड़ी मुश्किलों से बड़ा पैसा लगा के आते हैं, फिर पूरी फैमिली आई होती है, उनका कहाँ स्टे करना है, उन्होंने हॉस्पिटल्स नहीं अंदर जाने देते क्योंकि प्रोटोकॉल है, पूरी फैमिली को कैसे अंदर जाए। तो ये प्रॉब्लम्स, बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। इंटरनेट तो माशाल्लाह हमारे यहाँ आजकल K2 पे भी जो है शायद अवेलेबल होना शुरू हो जाए कुछ अर्से में। मूसा का मसला गया था 30,000 फीट, अल्लाह के फजल करम से कोई 10,500 फुट तक सारी सर्विसेज वही मैं कह रहा हूँ। जब मोबाइल इंटरनेट है वो तो अच्छा। डॉक्टर साहब टाइम हमारा बिल्कुल मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा है, तो प्लेटलेट जो है वो डॉक्टर साहब क्यों कम हो जाते हैं हमारे? एक चीज़ में पहले, क्योंकि टाइम बहुत महदूद है, कि ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये आर्जी है या ख़तरनाक कॉज है। ठीक है, सबसे पहले जो है यह है सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वाकई कम है या किसी एरर से कम हुए? वो मोस्ट कॉमन एरर है क्लम्पिंग।
क्लम्पिंग हो जाती है, जिसके लिए हम ब्लू टॉप में करते हैं, यानी रिपीट द सैंपल इन द ब्लू क्लॉट। असली प्लेटलेट काउंट हो चुका है, मेरे पास एक रेफरल आया 9000, पैनिक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ब्लू टॉप में रिपीट कराया 2,85,000, बिल्कुल ठीक है काउंट। असली है काउंट कम, ये सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, क्लम्पिंग तो नहीं है। अच्छी लेबोरेटरी से और ब्लू टॉप में कर लें। एक दूसरा, रूल आउट डेंजरस कॉजेज जिसकी अर्जेंट हिमाटोलॉजी को दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जिसमें हम मतलब तिबी इस्लाम में माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया कहते हैं कि प्लेटलेट्स क्लम्प कर रहे हैं और वो क्लम्प छोटी छोटी जगहों जो पे जाके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिस्म के सिस्टम को। TTP-HUS है जिसमें दिमाग में छोटे माइक्रोक्लॉट्स बनते हैं, गुर्दों में बनते हैं ये। और हिट है जैसे हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आप हेपरिन देते हैं, प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। इनमें कि क्या ये कंडीशंस है, और ये सादे 2-3 टेस्टों से सादा टेस्ट से पता चल सकता है। डॉक्टर साहब माज़िर साहब, बिल्कुल टाइम हमारा खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम प्लेटलेट पे बात करेंगे, क्योंकि आज हमने बहुत सी और चीज़ें डिस्कस कर ली। लेकिन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, तशरीफ लाए, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू रही। लोगों ने भी कॉल्स की, जारी बात है प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, लोग डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू आवर पब्लिक। हमें, मेरा ख्याल है जो एक कॉलर भी थे, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। डेफिनेटली डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर आज़िज़ शफ़ी की, डॉक्टर हेमाटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने बात की प्लेटलेट्स और खून की मुख्तलिफ कंडीशंस के बारे में। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।